नमस्कार, मैं डॉक्टर लता गोस्वामी, हिंदी विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग से। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है छायावाद। छायावाद की चर्चा हम निम्न बिंदुओं पे करेंगे। सबसे पहले हम छायावाद का परिचय देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, इसके बाद प्रमुख कवियों का परिचय देखेंगे, विशेषताएं और अंत में निष्कर्ष। छायावाद का सर्वप्रथम हम परिचय देखते हैं तो आधुनिक हिंदी साहित्य में तृतीय चरण को छायावादी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। छायावाद का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में हुआ है। हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप साहित्य में छायावाद का आरंभ हुआ है। छायावाद की समय सीमा हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का समय 1918 से 1936 तक माना जाता है। छायावाद के नामकरण को हम देखते हैं कि हम छायावाद शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में मुकुटधर पांडे को जाना जाता है। मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने एक लेख हिंदी में छायावाद के नाम से 4 चरणों में लिखा, जिसमें उन्होंने छायावाद की 5 विशेषताएं बताई। पहला है वैयक्तिकता, दूसरा है स्वातंत्र चेतना, तीसरा है रहस्यवादिता, चौथा है शैलीगत वैशिष्ट और पांचवा है अस्पष्टता। हम इन पांचों विशेषताओं को छायावादी काव्य में देखते हैं। छायावाद में हिंदी ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली कविता पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई थी। खड़ी बोली का शुरुआत वैसे तो भारतेंदु युग में प्रारंभ हो चुका था। उसका पूर्ण रूप हम द्विवेदी युग में देखते हैं और छायावाद में उसका प्रतिष्ठित रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे इसीलिए छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हम विभिन्न विद्वानों का के मतानुसार छायावाद की परिभाषा देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के संबंध में, जिसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि छायावाद में रहस्यवाद की प्रधानता है, अर्थात छायावादी कवियों ने बहुत ही बारीकी से सूक्ष्मता से काव्य में चित्रण किया है। बाहरी परिवेश को ना देखते हुए आंतरिक सुंदरता का चित्रण इसमें दिखता है। रहस्यवाद का अर्थ ही होता है जो अस्पष्ट, जो साफ साफ दिखाई ना दे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। अर्थात परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा का प्रतिबिंब जो है वो परमात्मा में दिखाई देती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि द्विवेदी युग में जहां हम परिवेश के, द्विवेदी युगीन कविता जो है परिवेश के बाहरी आवरण का चित्रण प्रस्तुत करती है, वही छायावादी कविता उस परिवेश के आंतरिक रूप को बहुत गहराई से देखती है और उसका चित्रण जो है वो अपने काव्य में करते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन
से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। हम छायावाद के चार प्रमुख आधार स्तंभ कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को जानते हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रथम रश्मि, पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगी। छायावादी काव्य की विशेषताएं देखते हैं तो पहली विशेषता है आत्म अभिव्यक्ति। आत्मा अर्थात स्व की अभिव्यक्ति। छायावादी कवियों ने अपने काव्य की विषय वस्तु स्वयं के जीवन में जो घटनाएं हैं उसे ही काव्य का विषय वस्तु के रूप में चुना। अपने जीवन की निजी प्रसंग, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक कवियों ने बिल्कुल निर्भीकता के साथ उसमें अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति हुई है। निराला की कई कविताओं में जैसे हम राम की शक्ति पूजा में देखते हैं, तो राम की हताशा निराशा ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि निराला के जीवन की हताशा निराशा प्रकट हो रही है। उन्हें जीवन भर जिन विरोधों को झेलना पड़ा कवि को, उसकी पंक्ति हम निम्न पंक्तियों में देख सकते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया है शोध। हम निराला की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के असमय मृत्यु से असमय मृत्यु का बहुत ही कारुणिक अभिव्यक्ति उसमें दी है। और उसे सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत माना जाता है। अगला है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रमी जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन एवं दशाओं के वर्णन में रमी। अर्थात द्विवेदी युग में जो परिवेश के बाहरी आवरण को देखे हैं और छायावादी युग में जो आंतरिक सौंदर्य को का वर्णन इसमें मिलता है। द्विवेदी योगिन कविता में अगला पॉइंट है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी योगिन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहां हुआ है बहुत ही मर्यादित तरीके से हुआ है। छायावाद में आकर पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया है। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। अगला है नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाई है। उन्हें समाज में पुरुषों के समान ही सम्माननीय स्थान उनका प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने जहां नारी को केवल भोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का स्रोत माना। उसके पावन उत्स उसे पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। छायावादी रचनाओं में हम देखते हैं कि स्त्री को दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी माना गया है।
और इन्हीं गुणों के कारण ही एक स्त्री जो है वो श्रद्धा की पात्र बनती है। जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख काव्य पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, प्यो स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला देखते हैं रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का अर्थ जो है वो रहस्यवाद से लिया है। सब प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव अभिव्यक्त किया है। इसे भी हम जयशंकर प्रसाद की एक बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, उससे हम समझ सकते हैं। ले चल वहां बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, सच को लाहल की अवनीरे, ले चल वहां बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। इसमें नाविक का अर्थ जो है अस्पष्ट है कि नाविक कवि का मन है, ईश्वर है या समय का बहाव है। अगला देखते हैं प्रकृति चित्रण। तो छायावादी कविता में प्रकृति चित्रण बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। छायावादी कविता प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जानते हैं। इनका जो मन है वो प्रकृति चित्रण में अधिक रमा है। प्रेम, इन कवियों का प्रकृति प्रेम प्रगाढ़ है, स्वयं को प्रकृति से मुक्त नहीं कर पाते। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते भी दिखाए हैं अपनी कविता में। इसको हम सुमित्रानंदन पंत की एक काव्य पंक्ति से समझ सकते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। अगला देखते हैं दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा को वेदना की ही कवित्री कहा जाता है। वे अपनी वेदना विह्वल हृदय की तुलना मेघखंड से करती हुई कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली। अगला देखते हैं राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। तो छायावादी कविता में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत की योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत के गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। उसको हम निम्न पंक्तियों से समझ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की ही एक काव्य पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगला पॉइंट देखते हैं शैलीगत प्रवृत्तियां। छायावादी काव्य में विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उच्चार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं तो छायावाद का निष्कर्ष निकलता है विभिन्न परिभाषाओं को और विशेषताओं को देखने पर कि कविता में जिस चित्रात्मक भाषा की आवश्यकता होती है और इसी गुण के कारण जो उसे बिंबग्राहिता आती है कविता में, छायावादी कवि इसी कला में प्रवीण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संबंध में कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के संबंध में कहते हैं, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे कवि शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भावावेश की अकल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्त प्रत्यक्षीकरण
भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि का स्वरूप संगठित वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ती है। धन्यवाद।